इस कहानी की शुरुआत होती है 15 नवंबर साल 1872 को, जब मुंबई के ग्रैंड रोड रॉयल थिएटर के पास मौजूद बिल्डिंग में एक परिवार रहता था। क्योंकि उस वक्त आज की तरह एक साथ रहने का कल्चर नहीं था, इसीलिए एक बड़ा परिवार साथ में रहा करता था। 15 नवंबर की शाम को डेगा फैमिली के खाना खाने के बाद उनके घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक आदमी केक लेकर खड़ा हुआ था। ये केक उनके किसी रिश्तेदार ने भिजवाया था, ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ गया। जिसके बाद पूरी डेगा फैमिली ने बिना सोचे समझे इस केक को काट कर खा लिया और बचे हुए केक को अपने कुछ अड़ोस पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया। लेकिन रात के 11 बजते ही एक के बाद एक डेगा फैमिली में रहने वाले लोगों की हालत खराब होने लगी। इसमें घर के काम करने वाले लोग भी शामिल थे, जिन्हें अब पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। डेगा फैमिली के 2 मेंबर्स अगली सुबह का सूरज नहीं देख सके और उनकी जान चली गई। इसके बाद परिवार में जैसे तैसे बचे हुए लोगों को समझ आ चुका था कि एक रात पहले खाए गए केक में जरूर कुछ मिला हुआ था। इस बात का शक यकीन में तब और बदल गया जब रिश्तेदारों में भेजे गए इस केक को खाने के बाद न सिर्फ लोग बुरी तरह बीमार हुए, बल्कि इनमें से एक की जान भी चली गई। इसके बाद ये खबर तेजी से आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया। अब सवाल ये था कि जहरीला केक आखिर किसने और क्यों भिजवाया है। जब पुलिस इस मामले में तहकीकात के लिए पहुंची तो सबसे पहले शक की सुई केक लाने वाले शख्स पर गई, लेकिन पता चला कि केक खाने से उसकी भी मौत हो चुकी है। पुलिस को इस केस में आगे ना कोई सबूत मिले और ना ही गवाह, जिसके चलते इस केस की फाइल अगले कुछ महीनों के लिए धरी की धरी रह गई। लेकिन इस कहानी का एक राज ऐसा था जो अभी खुलना बाकी था। एक रोज अचानक ही जब पुलिस के पास अली मोहम्मद नाम का मुखबिर पहुंचा और उसने बताया कि पेस्टोनजी डिंशा नाम का एक वकील 2 लोगों को रास्ते से हटाने की सोच रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसे पेस्टोनजी समझ ही नहीं पाया। दरअसल पेस्टोनजी ने सखाराम नाम के एक बिचौलिए को किसी अच्छे तांत्रिक की जुगाड़ करने का काम दिया था। सखाराम ने जब अली मोहम्मद को ये बात बताई तो अली ने बिना देर किए पुलिस को जाकर ये सारी बातें बता दी। इसके बाद पुलिस ने अली मोहम्मद की मदद से खाकी शाह नाम के एक फर्जी तांत्रिक को पेस्टोनजी से मिलवा दिया। क्योंकि पुलिस को इस मीटिंग के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो भी सादा कपड़ों में आसपास ही मौजूद थे। इस मीटिंग के शुरू होने के बाद पेस्टोनजी ने तांत्रिक को बताया कि वो अपने रास्ते से 2 लोगों को हटाना चाहते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए उनकी एक शर्त है कि इस दौरान किसी भी तरह के जहर या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पुलिस के सबूत मिल सकते हैं और उन्हें पकड़ा भी जा सकता था। इसीलिए पेस्टोनजी ने खाकी शाह से कहा कि उसे इस काम को अपने काले जादू के जरिए अंजाम देना होगा। पुलिस ने सबूत को पुख्ता करने के लिए पहले ही उस तांत्रिक यानी खाकी शाह से फोटो मांगने के लिए कहा था। इसीलिए बिना देर किए खाकी शाह ने पेस्टोनजी से कहा कि उसे लोगों को अपना शिकार बनाने और जादू करने के लिए उस इंसान की कुछ तस्वीरों की जरूरत होगी, इसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। पेस्टोनजी ने तांत्रिक को फोटो देने के बाद कहा कि जैसे ही शिकार बीमार पड़ने लगे तो वो पहले उसे 500 रुपए और बाकी के 2000 रुपए काम पूरा होने के बाद देगा। यहीं से कहानी डेगा फैमिली वाले केस से जुड़ जाती है, क्योंकि पेस्टोनजी जिन 2 लोगों को ठिकाना लगाना चाहता था उनका नाम निकोलस डेगा और उनकी पत्नी रोजमेरी डेगा था। दरअसल ये पूरा मामला जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ था। बता दें कि रोजमेरी डेगा के पिता की मौत के बाद पेस्टोनजी, जो कि पेशे से एक वकील थे, वो रोजमेरी के पिता की वसीयत संभाल रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने डेगा परिवार की एक मोटी रकम और जमीन हड़प ली थी, जिसके चलते डेगा परिवार उनसे ये पैसा और जमीन वापस लेने की मांग कर रहे थे। क्योंकि पेस्टोनजी ने पहले ही भारी भरकम कर्ज ले रखा था और वो इस हालत में नहीं थे कि डेगा परिवार के पैसे वापस कर सकें। इसलिए पहले तो उन्होंने डेगा परिवार से इस पैसे को चुकाने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी, लेकिन जब वो इस पैसे को वापस नहीं कर सके तो डेगा परिवार ने उन पर केस कर दिया। जिसके बाद पेस्टोनजी के पास डेगा फैमिली में मौजूद इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर में पता चला कि 2 हफ्ते पहले रोजमेरी के परिवार के पास जो केक पहुंचा था वो पेस्टोनजी की करामात थी, लेकिन उस दिन निकोलस डेगा और उनकी पत्नी की अच्छी किस्मत थी कि वो केक खाने के बाद भी बच गए और पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिला था। इसीलिए उन्होंने तंत्र मंत्र का ऐसा रास्ता अपनाने की ठानी जहां कोई सबूत और सुराग पुलिस को ना मिल पाए। इन दोनों कपल को रास्ते से हटाने की तलाश उन्हें ऐसी जगह ले आई जहां से वो निकलने के चक्कर में और बुरे फंस गए।
क्योंकि अपना वेश बदलकर कमाठीपुरा में पुलिस पहले ही मौजूद थी, लिहाजा उसने बिना देर किए पेस्टोंजी और सखाराम को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां उन पर डेगा दंपत्ति की हत्या की साजिश का केस चलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उस वक्त जज के अलावा एक जूरी पैनल हुआ करता था, यानी आम लोगों का एक पैनल जो केस की सारी दलीलों को सुनकर अपना फैसला देता था। आज के समय में ऐसा नियम अमेरिका सहित कई देशों में देखने को मिलता है, जो अब भारत में देखने को नहीं मिलता है। बता दें कि पेस्टोंजी की तरफ से 2 वकील इस केस को लड़ रहे थे, जिसमें थॉमस एंटसी और जॉन डंकन शामिल थे, जबकि सखाराम का केस बदरुद्दीन तैयब जी के साथ था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ने वाले पहले इंडियन लॉयर थे और आगे जाकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष भी बने। दूसरी तरफ से केस कितना मजबूत होगा, इसका सारा दारोमदार पुलिस और गवाहों पर था। उन्होंने साजिश की बात सुनी थी। इसके अलावा जहरीले केक से डेगा परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला भी सुना जाना था। क्योंकि इस बात के सबूत नहीं मिले थे, लिहाजा पेस्टोंजी को आरोपी बनाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए इस केस में एक दलील दी गई कि पेस्टोंजी और सखाराम ने हत्या की साजिश की है। इस पर काउंटर किया गया कि क्या कानून मानता है कि जादू टोने से किसी की हत्या हो सकती है? अगर नहीं तो किस आधार पर मेरे मुवक्किल को सजा दी जा सकती है? अब कोर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कानून में इससे पहले कोई ऐसी सजा तो नहीं दी गई थी और ना ही अदालत में कोई ऐसा केस आया था। अब ये केस 12 मेंबर वाली ज्यूरी को तय करना था, क्योंकि कानूनन इस अपराध में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं था। वहीं स्पेशल ज्यूरी के पास कोई कानूनी समझ और अनुभव नहीं था, लेकिन इसे कोई आम इंसान भी समझ सकता था कि मामला हत्या की साजिश का है। इसीलिए पुलिस जो इसमें गवाहों का काम कर रही थी, इससे साबित हो गया कि यह हत्या की साजिश का मामला है। आखिरकार इस केस में पेस्टोंजी और सखाराम को 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इस फैसले को हराने वाले पक्ष यानी पेस्टोंजी ने इसे हायर कोर्ट में चैलेंज किया, जो बॉम्बे हायर कोर्ट की 5 मेंबर वाली बेंच के पास पहुंचा। दलील दी गई कि इस केस में दिए गए फैसले का आधार ही गलत था, लेकिन सुनवाई के बाद यह तय हुआ कि पेस्टोंजी और सखाराम की सजा बरकरार रखी जाए। उस दौर में हाई कोर्ट का सुनाया गया ये फैसला कई अखबारों की सुर्खी बना हुआ था, क्योंकि पहली बार अदालत ने काले जादू के मामले में फैसला दिया था। आज भी भारत में आईपीसी में मानव बलि जैसे अंधविश्वास को केवल तभी कानून का उल्लंघन माना जाता है जब इस प्रयास में किसी की हत्या कर दी गई हो। वहीं किसी को चुड़ैल बताकर प्रताड़ित करने और चोट पहुंचाने को भी सिर्फ साधारण चोट के दायरे में रखा गया है। भारत में केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक और आसाम जैसे सिर्फ गिने चुने राज्य हैं जो अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना पाए हैं। तो दोस्तों, क्या बाकी अपराधों की तरह जादू टोने करने वाले लोगों के लिए भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।